नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड टीकाकरण शुरू करने के बारे में कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। भारत में 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होगा। पंजाब में निजी क्षेत्र की कंपनियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर कपास की खरीद शुरू की। देश के उत्तरी भाग में शीतलहर जारी और सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के समक्ष 407 रन का लक्ष्य रखा। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत के 2 विकेट पर 98 रन। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि बातचीत के दौरान कोविड की स्थिति तथा कोविड टीकाकरण शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद देश में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। देश के औषध महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के बाद ये निर्णय किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह वैक्सीन सबसे पहले लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाया जाएगा। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और इससे कम आयु तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को यह टीका दिया जाएगा। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। टीकाकरण कर्मियों के प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गई। कुल 2360 लोगों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें राज्य टीकाकरण अधिकारी, प्रशिक्षण श्रृंखला अधिकारी, आईईसी अधिकारी और अन्य भागीदार शामिल हैं। इसके अलावा 61,000 से ज्यादा कार्यक्रम प्रबंधन, 2 लाख टीकाकरण कर्मी तथा 3,70,000 अन्य कर्मियों को राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोविड की 2 वैक्सीन विकसित करने में भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकविदों की सफलता आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक प्रमुख उपलब्धि है और ये वैश्विक स्वास्थ्य सेवा की भावना से प्रेरित है। राष्ट्रपति कल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र में बोल रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी ने बहुत व्यवधान पैदा किए हैं। उन्होंने भारतीय समुदाय को इस मुश्किल समय में स्वदेशी लाने के लिए विदेश मंत्रालय और दूतावासों की सराहना की। श्री कोविंद ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों में भारतीय समुदाय महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करने, फंसे हुए छात्रों की मदद करने, बुजुर्गों की देखभाल करने, धन एकत्र करने और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक साथ आया है। इससे पहले सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत स्वदेश में निर्मित कोविड के 2 टीकों से समूची मानवता की रक्षा करने को तैयार है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। प्रवासी भारतीयों ने कोविड महामारी से निपटने में बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली। और दुनिया के हर नेता काफी समय आप ही के गुणगान करता था। और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बांटता था,
हर किसी का मन खुशियों से भर जाता था, गौरव होता था। आपके ये संस्कार दुनिया के हर कोने में उजागर हो रहे हैं। कौन भारतीय होगा जिसको अच्छा न लगता होगा। आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां ही नहीं बल्कि भारत में भारत की कोविड से चल रही लड़ाई में भी हर प्रकार से सहयोग किया है। पीएम केयर्स में आपने जो योगदान दिया वो भारत में हेल्थ इंफ्रा उसको सशक्त करने में काम आ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयास में प्रवासी भारतीय ब्रांड इंडिया को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज जब भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है तो यहां भी ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबूत बनाने में आपका रोल अहम है। जब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो आपके इर्द गिर्द रहने वालों में भी इनको लेकर विश्वास बढ़ेगा। इससे आप भारत के एक्सपोर्ट का वॉल्यूम तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही भारत की रिच डायवर्सिटी को भी दुनिया तक पहुंचाएंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कोविड से निपटने के लिए भारत में बनी 20 लाख कोविशील्ड वैक्सीन का अनुरोध किया है। श्री बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कोविशील्ड वैक्सीन ब्राजील को शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। ब्राजील में कोरोना टीकाकरण शुरू करने और कोरोना वायरस के नए रूप के प्रसार को रोकने के लिए सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ब्राजील सरकार ने देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.42% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक कुल 1,75,00,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में कुल संक्रमित लोगों की तुलना में मरीजों की संख्या 2.14% है। इस समय देश में लगभग 2,23,000 मरीजों का उपचार हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,645 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,04,50,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में मृत्यु दर 1.44% है, जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 201 रोगियों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या 1,50,999 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,43,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक 18 करोड़ 10 लाख से अधिक कोरोना के नमूनों की जांच की जा चुकी है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 351 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 2,89,000 से अधिक हो गई है। कल 415 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.81% तक पहुंच गई है। अब तक 2,83,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 1,565 हो गई है। केंद्रीय वस्त्र तथा महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पिछले वर्ष मार्च में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारत रिकॉर्ड 3 माह में पीपीई किट और सूट्स का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सूरत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गुजरात हमेशा अपना ज्ञान पश्चिम बंगाल के साथ साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गुजरात जैसी औद्योगिक वाइब्रेंसी पश्चिम बंगाल में भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि ज्ञान के आदान प्रदान द्वारा राज्यों को एक दूसरे से लाभ लेना चाहिए। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देबाश्री चौधरी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि मैं गुजरात जैसी औद्योगिक वाइब्रेंसी पश्चिम बंगाल में लाना चाहती हूँ, जिससे पश्चिम बंगाल में भी औद्योगिक क्रांति लाई जा सके। सूरत में 3 दिन चलने वाले इस टेक्सटाइल प्रदर्शनी का उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र में देश की क्षमता का विश्व को परिचय करवाना है। 10,500 एकड़ में फैली इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों के 100 से ज्यादा प्रदर्शक अपनी टेक्सटाइल मशीनरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। सीटेक्स के नाम से आयोजित यह सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एग्जीबिशन अनेक आधुनिक मशीनरी भी प्रदर्शित की गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग कल कोविड टीकाकरण का अंतिम अभ्यास करेगा। इससे पहले राज्य में कोविड टीकाकरण के 2 पूर्वाभ्यास 2 तथा 8 जनवरी को कराए गए थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 16 जनवरी से देश में कोविड टीकाकरण की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद कहा कि टीके को विभिन्न जिलों में भेजने के लिए लगभग 140 एम्बुलेंस गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। इन एम्बुलेंस का उपयोग आपातकालीन मामलों में मरीजों को लाने ले जाने के लिए किया जाएगा। बिहार में 16 जनवरी को मेडिकल कॉलेज और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित 300 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि जरूरत पड़ने पर 62 केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 5 सदस्यों की समिति प्रत्येक केंद्र पर टीकाकरण अभियान की निगरानी करेगी। 4,62,000 से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है। इस बीच राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 97.83% तक पहुंच गई है। अब तक 2,50,858 रोगी कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। वर्तमान में 4,130 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 1,13,000 कोविड जांच की गई। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में 17 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 1 मरीज ठीक हुआ। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 4,292 हो गई है। कोविड से अब तक कुल 4,186 रोगी ठीक हो चुके हैं, जबकि 98 मरीजों का उपचार चल रहा है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.91% हो गई है। त्रिपुरा में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.68% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 8 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 33,302 हो गई है, जिनमें से 32,839 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वार्षिकी श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2020 की महत्वपूर्ण झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। पिछले वर्ष कोविड महामारी ही सबसे बड़ी खबर रही है और भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इससे निपटने में काफी हद तक सफलता हासिल की है। भारतीय रेलवे ने लोगों को बाधा रहित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। भारतीय रेल को राष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। ये न केवल यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, बल्कि देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। नए भारत की बढ़ती जरूरतों के मुताबिक भारतीय रेल लगातार कुशल, सुगम और विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करके देश को विकास के पथ पर आगे ले जा रही है। पिछले वर्ष रेलवे को कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन रेलवे ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए देश भर में आवश्यक सामानों की आपूर्ति की और लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। साथियों, बीते 6 साल में नई रेल लाइन, रेलवे लाइनों के चौड़ीकरण और बिजलीकरण पर जितना निवेश किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी रेलवे से जुड़ जाएगी। आज भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। मुझे विश्वास है कि रेलवे की ये गति भारत की प्रगति को नई ऊंचाई देती रहेगी।
और रेलवे का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 तक समूचे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया जाए। रेलवे ने सभी कोचों में बायोटॉयलेट लगाकर एक बड़ा लक्ष्य पूरा किया है। किसान रेल सेवा की भी शुरुआत की गई है ताकि किसानों की उपज को देश भर में तेजी के साथ पहुंचाया जा सके। इसके अलावा भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रही है। बीते कुछ वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। इसके अलावा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली जैसी पहल की भी शुरुआत की गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में स्नायु विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से कानपुर चिड़ियाघर में अनेक पक्षियों की मौत हो गई है। प्रयोगशाला परीक्षण से इन पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत होने की पुष्टि हुई है। कानपुर चिड़ियाघर के निदेशक डॉक्टर सुनील चौधरी ने बताया कि चिड़ियाघर में कल बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया। हमारे पास रेड अलर्ट ऑलरेडी ही बर्ड फ्लू का जारी है और इस वर्ष हम 2 तारीख से लगातार इसको एक एक्टिव ड्रिल मोड में काम कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट केस 5 और 6 की रात को जब हमें रेड जंगल फाउल का मरने का मिला, तत्काल हमने NIHSAD जो मेन लेबोरेटरी है भोपाल में, वहां पर टेस्टिंग के लिए भेज दिया। पूरा प्रोटोकॉल उसी दिन से ही शुरू हो गया था। जिले में CVO इसके नोडल अधिकारी होते हैं। CVO की टीम यहाँ पर विजिट करके गई थी 7 तारीख को। 7-8 से उनकी वर्कशॉप करा दी है। स्टाफ हमारा हाजी ट्रेंड है। हमने मॉनिटरिंग की टीम्स बना दी है। कोई भी ऐसा सैंपल मिले, कोई भी बर्ड मरी मिले तो तत्काल उसको बर्न करके और उसका पार्ट लेके उसको हम तत्काल भेजते हैं भोपाल। तो हमारी टीम एक्टिव है। यहाँ पर कंट्रोल रूम बन गए हैं। सुबह शाम इनकी लगातार रिपोर्टिंग हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है और स्टेशन है, CVO की टीम भी यहाँ पर स्टेशन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि माघ मेले को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आम दर्शकों के लिए चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। प्रवासी पक्षियों से चिड़ियाघर को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। गौरतलब है कि यहाँ पर आकर प्रवासी पक्षी जाड़े की ऋतु में अपना आश्रय बनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बर्ड फ्लू को लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में संगम तट पर लगने वाले आगामी माघ मेला को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। यहाँ पर हर वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। अधिकारियों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इन पक्षियों को किसी भी प्रकार का दाना इत्यादि खिलाने से व्रत रहने के लिए जागरूक करने को कहा गया है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने नागरिकों से अपील की है कि बर्ड फ्लू के बारे में अफवाहें न फैलाएं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई, ठाणे, डपोली, बीड़ और परभनी में कौवों और मुर्गियों सहित अनेक पक्षियों के मरने की खबर है, लेकिन इनके मरने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर हुए कौवे और मुर्गियों की मृत्यु की पृष्ठभूमि पर राज्य में कुछ हद तक बर्ड फ्लू के डर का असर दिख रहा है और लोग सतर्क होकर संबंधित अधिकारियों को मरे हुए पंछियों के बारे में तुरंत जानकारी दे रहे हैं। बीड़ जिले के एक गांव में पिछले 2 दिनों में कई कौवे मृत पाए जाने पर उनमें से 3 कौवों के सैंपल जांच के लिए पुणे में भेज दिए गए। बीड़ के पशु संवर्धन आयुक्त ने कहा है, फिलहाल किसी भी अन्य प्रकार के पंछी और पोल्ट्री चिकन की मृत्यु न होने के कारण चिंता का कारण नहीं है। पुणे में भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट के परिणाम 48 से 72 घंटों के बाद प्राप्त होने पर ही मरने वाले पंछियों के मृत्यु के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। हालांकि राज्य के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने नागरिकों से बर्ड फ्लू की अफवाहें न फैलाने का आह्वान करते हुए उचित जानकारी के लिए और किसी भी समस्या की सूचना देने के लिए पशु संवर्धन आयुक्तालय से संपर्क करने को कहा है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 27 जिलों में कौवों, बगुलों और अन्य पक्षियों की अस्वाभाविक मौतें हुई हैं।
प्रदेश में अब तक 13 जिलों इंदौर, मंदसौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर और विदिशा में कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। शनिवार तक 27 जिलों से लगभग 1100 कौवों और जंगली पक्षियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 32 सैंपल कल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल को जांच के लिए भेजे गए हैं। इंदौर, नीमच के बाद आगर जिले में पोल्ट्री बाजार के सैंपल में बर्ड फ्लू वायरस पाए जाने के बाद आगर में पोल्ट्री बाजार को सतर्कता की दृष्टि से 7 दिनों तक बंद किया गया है। जिला प्रशासन मुर्गियों और अंडों के विनिष्टीकरण की कार्यवाही रोग संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कर रहा है। समस्त जिलों में रोग नियंत्रण की कार्यवाही भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार की जा रही है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड टीकाकरण शुरू करने के बारे में कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। भारत में 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होगा। पंजाब में निजी क्षेत्र की कंपनियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर कपास की खरीद शुरू की। देश के उत्तरी भाग में शीतलहर जारी और सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के समक्ष 407 रन का लक्ष्य रखा। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत के 2 विकेट पर 98 रन। पंजाब में निजी क्षेत्र की कंपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर कपास की खरीद कर रही है। कपास की खरीद के लिए अधिकृत सरकारी एजेंसी भारतीय कपास निगम 5,665 रुपये से 5,725 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कपास की खरीद कर रही है, लेकिन निजी कंपनियां 5,900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कपास की खरीद कर रही हैं। इनमें पंजाब के विभिन्न भागों के कपास कारोबारी और कारखाने शामिल हैं। राज्य के कपास किसान अब अपने उत्पाद निजी कंपनियों को बेच रहे हैं। भारतीय कपास निगम के पंजाब के अधिकारियों ने बताया कि अब निजी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की बढ़ती मांग और ऊंची कीमत के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक पर कपास की खरीद कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि भारत दुख की इस घड़ी में इंडोनेशिया के साथ है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के तुरंत बाद कल एक यात्री विमान जकार्ता के समुद्री क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 50 से अधिक लोग सवार थे। श्री विजय एयर कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यह विमान जकार्ता से इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप के पश्चिमी कालीमंतान प्रांत की राजधानी पोंटियानाक जा रहा था। त्रिशूला तटरक्षक जहाज के कमांडर कैप्टन ईको सूर्यहादी ने बताया है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान के यात्रियों के शव और जहाज का मलबा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय युवा संसद समारोह के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह के 3 राष्ट्रीय विजेता इस दौरान विचार व्यक्त करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के युवाओं की आवाज को सुनना है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2017 को मन की बात कार्यक्रम में दिए गए विचार पर आधारित है। दूसरा राष्ट्रीय युवा संसद समारोह आभासी तौर पर 23 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था। पहले चरण में देश भर के 2,34,000 युवाओं ने इसमें भाग लिया। इसके बाद इस महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक आभासी तौर पर राज्य युवा संसद का आयोजन हुआ। कल संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद समारोह के फाइनल्स आयोजित किए जाएंगे। 29 राष्ट्रीय विजेताओं को राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली, लोकसभा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और प्रख्यात पत्रकार प्रफुल्ल केतकर की राष्ट्रीय जूरी के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा। शीर्ष 3 विजेताओं को समापन समारोह में मंगलवार को प्रधानमंत्री के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 12 जनवरी से देश में 1 सप्ताह के राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअल आयोजन कर रहा है। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर वर्ष इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के महत्वपूर्ण घटक हैं प्रतियोगिताएं,
जिसमें सांस्कृतिक स्पर्धाएं, मार्शल आर्ट्स, प्रदर्शनियां, बौद्धिक विचार विमर्श, युवा कलाकार शिविर, संगोष्ठियां और साहसिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। इस महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। आकाशवाणी से विशेष भेंट में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि ये कार्यक्रम संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगा। किसी भी देश का असली ताकत युवा शक्ति होता है। युवा शक्ति को जिसने पहचान लिया वो देश मजबूत है। तो युवा शक्ति को देश के निर्माण में कैसे योगदान करना चाहिए, ये एक तरीके से वो सेलिब्रेशन है। भारत के कोने कोने में जितना जो युवाओं का संगठन है और हर एक युवा को हम किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ रहे हैं और साथ साथ में हम अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जो विकसित भारत का सपना है उसमें युवाओं का योगदान को किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये युवा महोत्सव में एक दिशा देता है। श्रोता, आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड चैनल पर हमारे फीचर कार्यक्रम स्पॉटलाइट में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू से भेंटवार्ता सुन सकते हैं। देश के उत्तरी भाग में शीतलहर जारी है। अगले 4-5 दिन में तापमान के और गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में अगले कुछ दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर जारी रह सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कई जगह हिमपात और वर्षा हुई। हरियाणा, पूर्वोत्तर राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा हुई। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल सुबह कोहरा छाया रह सकता है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आज धुंध छाई रही। तापमान 7 डिग्री से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा भी हो सकती है। तापमान 22 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चलें चेन्नई तो वहां आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूरब की बात करें तो कोलकाता में सुबह धुंध छाई रही। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं उत्तर भारत में श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 14 डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम 0 से 1 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। गिलगित में सामान्यतः आसमान साफ रहने के आसार हैं। तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 2 और 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर चलें तो गुवाहाटी में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ऑस्ट्रेलिया के साथ सिडनी में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 98 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा 9 और अजिंक्य रहाणे 4 रन बनाकर क्रीज पर हैं। रोहित शर्मा 52 और शुभमान गिल 31 रन बनाकर आउट हुए। भारत को जीत के लिए अभी 309 रन की जरूरत है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 312 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी। स्टीव स्मिथ ने 81 और कैमरून ग्रीन ने 84 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से नवदीप सैनी और रविचंद्रन अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 338 रन बनाए थे। भारत की टीम पहली पारी में 244 रन बनाकर आउट हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में 50 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। नतीजे आज देर शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड टीकाकरण शुरू करने के बारे में कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। भारत में 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होगा। पंजाब में निजी क्षेत्र की कंपनियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर कपास की खरीद शुरू की।
देश के उत्तरी भाग में शीतलहर जारी और सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के समक्ष 407 रन का लक्ष्य रखा। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत के 2 विकेट पर 98 रन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।